जो चीज़ें आपको पसंद नहीं उन्हें बदलने की हर संभव कोशिश करें। अगर आप बदलाव नहीं कर सकते तो अपनी सोच बदलें, हो सकता है आपको कोई नया समाधान मिल जाए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के साथ संबंधों पर लोकसभा में देंगे अपना वक्तव्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न संभावित खतरों को देश के लिए बताया बड़ी चुनौती। पुलिस महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पुलिस आरक्षियों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग का किया आह्वान। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में नवाचार महत्वपूर्ण। आईआईटी कानपुर के विद्यार्थियों से विकास के लिए स्मार्ट, समाधान उन्मुख और सतत नवाचारों पर काम करने और पराली जलाने की समस्या का समाधान खोजने का उपराष्ट्रपति ने किया आह्वान। भारत निरंतर विकास और तकनीकी क्षमता के साथ बना अवसरों की धरती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज के 15वें दीक्षांत समारोह में कही बात। इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान की सराहना। भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में शानदार तेजी। पिछले महीने में जीएसटी का कलेक्शन 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हुआ। केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। आइए सबसे पहले जानते हैं संसद में होने वाले आज के कार्यों के बारे में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के 37वें, 38वें, 39वें और 40वें प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम के बारे में वक्तव्य देंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी मंत्रालय से संबंधित आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता का कार्यान्वयन संकल्प परियोजना के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के लिए भी 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करने वाले हैं। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्यवाही पर। सदन की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं से होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह को जन्मदिन की शुभकामना देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के जन्मदिन पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ शुभकामनाएं देंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के 37वें, 38वें, 39वें और 40वें प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। विभाग संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2024-25 भी पेश की जाएगी। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। और अब कुछ अन्य गतिविधियों पर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न संभावित खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बाधित करने के लिए डीप फेक की क्षमता पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पुलिस आरक्षियों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संभावित खतरों का प्रतिकार करने के लिए पुलिस नेतृत्व से भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आकांक्षी भारत की दोहरी एआई शक्ति का उपयोग करने की चुनौती को अवसर में बदलने का आह्वान भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इतिहास की किताबों में हमारे नायकों के साथ अन्याय हुआ है, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई और कुछ लोगों का एकाधिकार स्थापित किया गया। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये हमारी अंतरात्मा पर असहनीय दर्द है, ये हमारी आत्मा और दिल पर बोझ है। मुझे यकीन है कि हमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने चाहिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को मान्यता न मिलने पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्याय का ये कैसा उपहास है, कितनी त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हैं, पर ऐसे महान व्यक्तियों के वीरतापूर्ण कार्य को पहचानने में अभी तक असफल रहे, पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन नायकों को हमारे इतिहास ने वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार है। We cannot nurture our history by bestowing indulgent, sycophant credit rating to those who played role, of course, but not the role which others played. We cannot allow our heroes to be downsized
Today, we are discussing one of them. It is imperative to present unvarnished historical accounts to ignite patriotic fervor for this generation and future generations. उपराष्ट्रपति ने विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसानों के कल्याण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। किसानों की हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए और आगे बढ़ने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमें आत्ममंथन करना होगा। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। एक विकसित भारत का निर्माण किसानों की भूमि से होता है। विकसित भारत की यात्रा खेतों से होती है। किसानों की समस्याओं का समाधान तेज गति से होना चाहिए। हर बार एक सोच मन में आता है, हमको स्वतंत्र भारत में क्या करना पड़ेगा कि हमारे वर्ग के लोगों ने जो महारत हासिल किया है उसका उचित आदर हो, उचित सम्मान हो। वर्तमान व्यवस्था ठीक है, आर्थिक प्रगति जबरदस्त है। We have exponential economic upsurge, phenomenal infrastructure growth. Our global image is very high. But as I said, to attain the status of a developed nation at 2047, precondition is our farmer has to be satisfied. हमें याद रखना होगा, अपनों से नहीं लड़ा जाता है, अपनों को नहीं छकाया जाता है, छकाया दुश्मन को जाता है, अपनों को गले लगाया जाता है। कैसे नींद आ सकती है जब किसान की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से नहीं हो रहा है। आह्वान करता हूं किसान बंधुओं से, इस देश के अंदर समस्याओं का निपटारा बातचीत से होता है, समझाई से होता है। राजा महेंद्र प्रताप की एक सीख थी, irretrievable confrontational stance is a poor diplomacy. We have to be open to solutions, open to discussion, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रभावित है और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान बंधु जहां भी हैं और जो किसी भी आंदोलन में सक्रिय हैं, मेरी बात उनके कानों तक पहुंचेगी और वो इस ओर ध्यान देंगे। आप में सभी लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा अनुभवी हैं। I am sure there will be convergence of positive energy to bring about fastest resolution to the problem of farmers. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में रविवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के विकास में नवाचार की भूमिका पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में नवाचार के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भारत के विकास में नवाचार की भूमिका विषय पर संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के क्षेत्र में समाधान उन्मुख नवाचार के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे उत्कृष्टता का प्रतीक IIT कानपुर नवोन्मेषी दिमागों को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दुनिया भर में परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है। उपराष्ट्रपति ने IIT कानपुर के विद्यार्थियों से विकास के लिए स्मार्ट, समाधान उन्मुख और सतत नवाचारों पर काम करने और पराली जलाने की समस्या का समाधान खोजने का आह्वान किया। In the past decade, Bharat has witnessed remarkable transformation in innovation. The landscape has been thoroughly revolutionized for the better. Our patent filings
have more than doubled. Now, it may be statistics to some, but you know the import of it. I have very often focused at institutions that research should not be for the sake of research. A research paper is just not for academic applauding. A research paper must have at the base of it something that is transformative for the public at large. Patent filings 42,763 in 2014-15, now 92,000 in 2023-24. And in the process, we are global sixth. We cannot be satisfied with this. We have to be at peak. And for that, the ecosystem, affirmative policies, initiatives have made work culture for you more soothing. We have the third largest startup ecosystem, as indicated 150,000 startups. But what is more remarkable is 118 unicorns valued at $354 billion. कानपुर में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में गोल्डन जुबली फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन भी किया। It is not a small period. It is half a century. When it was started, the concept of service was very different. The concept was to give back to the society. The concept was, when we start an education institution, our motivation is sublime. Our commitment is to serve the public cause. Commerce or fiscal gain was last of the ideas in the mind. Over the period we have seen, many education institutions have come and they are getting multiplied geometrically. But what is concerning is the commitment to education has taken a back seat and commerce dominates. I appeal to the corporates, I appeal to business houses, they must make it a priority sector. Let them open good schools. Let the motivation behind good school opening should be to give something back to the society. And those of the corporates that have at their disposal CSR funds, commitment of CSR funds for good educational institutions with the objective to make available education, affordable, quality education to one and all, particularly weaker sections. We are investing in our present. We are assuring ourselves of our future. And overall, this will go to make India a great nation in the world. The plastic cover, the mobile, is consuming our time. Young boys and girls are getting away from playfields. They are getting away from actual laboratories. They are heavily preoccupied by this plastic screen. My appeal to you, get over it. This time in your life will never come back again. This time will not come back again in the life of anyone else. Howsoever this society may progress, we cannot create the lost time. And therefore, please make most of it. शिक्षा सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो गई है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आजकल के बच्चे वो सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि वो सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ही अच्छा होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत निरंतर विकास और तकनीकी क्षमता के साथ अब अवसरों की धरती बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु के युवा अपने ज्ञान और कौशल के साथ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज़ के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान और शोध कार्यों से अपने करियर को संवारने और भारत के भविष्य में योगदान देने में छात्रों को सक्षम बनाने के लिए भी संस्थान की प्रशंसा की। आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करेगा तो मेरा ये नौजवान विद्यार्थी करेगा। मैं जब दुनिया के कई देशों में जाता हूं तो देखता हूं कि किस तरीके से भारत एक अवसरों की धरती बन गई है और विशेष रूप से तमिलनाडु का नौजवान जिसकी अद्भुत ज्ञान क्षमता के कारण दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत का नौजवान चाहे तकनीकी हो, चाहे आईटी के सेक्टर में हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दुनिया की बड़ी सीईओ कंपनी का नेतृत्व भारत का नौजवान कर रहा है, भारत का व्यक्ति कर रहा है। ये भारत का सामर्थ्य दुनिया में बड़ा है। ये धरती नई प्रेरणा की धरती है। इस धरती की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जन्म के लोग हमेशा प्रेरणा देते हैं। इसी धरती पर जन्मे हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी के जीवन को देखो। उनके जीवन को जब आप पढ़ोगे तो आपको नई प्रेरणा मिलेगी। किस तरीके से एक छोटे से गांव में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जीवन में कई निराशा भी आई, लेकिन जब उनको एक दिशा दी, संकल्प दिया, तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और जिन्होंने दुनिया के अंदर राष्ट्रपति के रूप में एक नए दिशा, नया संकल्प, नए दृष्टिकोण देने का काम भी भारत को किया। इसलिए हम जीवन में उन ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें नई प्रेरणा मिलती है, नया आत्मविश्वास मिलता है। आप भी इसी विश्वविद्यालय से निकलकर नए सपने देखो, नए संकल्प करो और उन सपनों और संकल्पों के लिए आगे बढ़ो। आपकी विजय होगी और आप अपने लक्ष्यों को, आप अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। ये आत्मविश्वास इस विश्वविद्यालय से आपको मिला है। मैं आपको पुनः आज डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा समाचार, नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में शानदार तेजी देखने को मिली है। पिछले महीने में जीएसटी का कलेक्शन 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह 9% वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरा सबसे अच्छा जीएसटी संग्रह था। अब तक का सबसे अधिक संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेन देन में जीएसटी राजस्व 9.4% बढ़कर 1.40 लाख रुपए हो गया, जबकि आयात पर कर से राजस्व लगभग 6% बढ़कर 42,591 करोड़ रुपए हो गया। इस महीने के दौरान 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए।
जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बेहद अधिक हैं। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम योगदान देने के बाद जय शाह ने रविवार यानी 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया। बार्कले नवंबर 2020 से इस पद पर थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निवर्तमान सचिव जय शाह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वो इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। 36 साल के शाह पिछले 5 वर्षों से बीसीसीआई सचिव हैं। वो आईसीसी के निदेशक मंडल की सर्वसम्मत पसंद थे। जय शाह ने न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग बार्कले का स्थान लिया, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। आईसीसी चेयरमैन के रूप में जय शाह ने अपने पहले वक्तव्य में अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने और महिला खेल और विकास में और तेजी लाना शामिल रहा। जय शाह से पहले व्यवसायी दिवंगत जगमोहन डालमिया, राजनेता शरद पवार, वकील शशांक मनोहर और उद्योगपति एन श्रीनिवासन विश्व क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने वाले भारतीयों में शामिल रहे। पुडुचेरी के पास पहुंच गया है चक्रवात फेंगल। रविवार को थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। हालांकि इसके प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बाढ़ग्रस्त सड़कों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया और आज के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की है। आईएमडी के अनुसार आज मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के उत्तरी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। जिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शनिवार 30 नवंबर 2024 को आयोजित एक शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने औपचारिक समीक्षा के बाद मेधावी मिडशिपमैन और कैडेट्स को पदक भी प्रदान किए। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं इस परेड की कुछ झलकियाँ। आप देखिए झलकियाँ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.